नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष हसानी है। आज हम एक ई लेक्चर देखने जा रहे हैं। वो है ME 307 सब्जेक्ट, मैकेनिकल का सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है ये ब्रेक इवन एनालिसिस। जैसे हमने देखा है कंपनीज के अंदर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप एक पेन की इंडस्ट्री है, पेन बना रहे हैं, तो पेन बनाने के लिए कुछ आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लगेंगी, कुछ आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगेंगी। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे वहाँ की जगह का रेंट हो सकता है, और जो फर्नीचर रिक्वायर्ड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाहिए, जो मशीन्स चाहिए, वो सब फिक्स्ड कॉस्ट में आएगी। फिर जो रॉ मटेरियल है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट में आएगा, लेबर है वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगी। जितना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करना है, जैसे 10 यूनिट बनाना है तो मटेरियल कम चाहिए। अगर आपको 1000 यूनिट बनाना है तो मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए और लेबर भी चाहिए। तो जो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट है ये आती है वेरिएबल कॉस्ट में, और जो आपका रेंट है, मशीनरी है, इनिशियल मशीनरी, ये सब किस में आता है? फिक्स्ड कॉस्ट में। तो हमारा कंपनी का मोटिव क्या होता है, ध्येय क्या होता है, टारगेट क्या होता है कि हम एक ऐसी सेल वैल्यू को रीच करें जिसके बियॉन्ड हमें प्रॉफिट आना शुरू हो, जिसके बियॉन्ड हमारे फिक्स्ड कॉस्ट सारे रिकवर हो जाएं। तो जैसे शुरुआत में हम सेल कर रहे होते हैं 10 पीस, 50 पीस, 100 पीस, तो हम हमारे लॉस को, फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करते हैं। जैसे जैसे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होते हैं, एक पॉइंट पे आके हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाते हैं। हमारा सारा जो भी इनिशियल कॉस्ट है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है जिसके बियॉन्ड हमें प्रॉफिट आना शुरू होता है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ये जो एनालिसिस है वो ब्रेक इवन एनालिसिस। आइए हम जानते हैं डिटेल में क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, ब्रेक इवन क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? एक फाइनेंशियल टूल है जिससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वो कंपनी या वो सर्विस या वो प्रोडक्ट कब प्रॉफिटेबल होने लगता है। यानी कि ये एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन है ये ज्ञात करने के लिए कि आपको कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल करने होंगे या कितनी बार वो सर्विस देनी होगी, कंपनी को कितना वो सेल करना होगा ताकि उसकी जो कॉस्ट है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो रिकवर हो जाए। पहले पॉइंट में ये समझाया गया है। दूसरे पॉइंट में ये बात कर रहे हैं कि ये वो जोन है जो कि ब्रेक इवन लॉस जोन के बाद और प्रॉफिट से पहले, यानी कि जस्ट उसके सेंटर में, ये वो जो पॉइंट है वो कहता है ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, द जोन बिफोर ब्रेक इवन इज द लॉस जोन एंड द जोन फॉलोइंग द ब्रेक इवन इज अ प्रॉफिट जोन। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारा प्रॉफिट जोन है, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या है? लॉस जोन है, यानी नुकसान है। तीसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं, neither making money nor losing money, no profit or no loss, but all costs have been covered। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर ना हमें प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, बट सारी जो कॉस्ट हैं वो निकल जाती हैं। इसीलिए लास्ट पॉइंट में बताया, hence the total cost and total revenue and to that point of break even are equal। यानी इस पॉइंट पर सबसे मुख्य बात, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है वो और जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो दोनों बराबर है। रेवेन्यू यानी सेल्स, कितना आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को। जैसे आपने 50 प्रोडक्ट सेल किए हैं 10 रुपए की प्राइस पे, तो 50 इंटू 10, 500 आपका हो गया रेवेन्यू। बट आपकी इनिशियल कॉस्ट जो थी वो 7 रुपए थी, तो आपने अगर 50 यूनिट बेचे 7 रुपए से, तो 350 आपकी टोटल कॉस्ट लगी। और अगर आपकी 150 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट यानी आपका जो भी रेंट है, जमीन जो भी चीज है उसका किराया, वो 150 रुपए, तो 150 रुपए ये और आपका कॉस्ट 350, दोनों मिला के कितना हो गया? 500। वो 500 और टोटल रेवेन्यू भी 500 आ रहा था। इसका मतलब इस 50 यूनिट पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब 50 यूनिट से कम बेचेंगे तो लॉस में रहेंगे, 50 यूनिट से ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। आइए जानते हैं कैलकुलेशन के द्वारा इसे ज्ञात कैसे किया जाता है नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक इवन के बारे में। ब्रेक इवन में खूब सारी कॉस्ट सामने आती हैं। आइए जानते हैं ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती क्या है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट 3 प्रकार की होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है
की परिभाषा है नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और द आउटपुट, दैट इज जीरो आउटपुट और हाई आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स ब्रॉडली द सेम। चाहे आप सेल कितनी भी कर रहे हो, ये जो कॉस्ट है वो कभी नहीं बदलती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जमीन का किराया उतना ही रहेगा, या इनिशियल कॉस्ट आपकी मशीन्स की उतनी ही रहेगी, चाहे आप 10 पीस बनाएं चाहे 100 पीस बनाएं। तो ये सब कॉस्ट जिनका क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उन सबको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जैसे रेंट एंड रेट्स, डेप्रिशिएशन, जमीन उसका चीज़ का वैल्यू नीचे गिरना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे हमारा खर्चा फिक्स्ड होता ही है सब प्रोपोर्शन, और मार्केटिंग को सेल करने के लिए। और एग्जांपल क्या है, कॉस्ट दैट इज नॉन रेवेन्यू रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो भी ऑफिस के हमारे खर्चे हैं वो सब किस में आएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, पेमेंट टू आउटपुट रिलेटेड इनपुट्स, यानी कि कैसा एग्जांपल क्या हुआ इसका, जो रॉ मटेरियल है आपके, डायरेक्ट लेबर है, जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे, क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस, जो भी आप यूनिट्स बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट जो है लीनियरली बढ़ती रहेंगी। इसका एग्जांपल क्या हो गया, फ्यूल एंड रेवेन्यू रिलेटेड कॉस्ट सच एज कमीशन, किसी का कमीशन हो पर यूनिट प्राइस, वो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएंगी वो डायरेक्टली बढ़ता जाता है। तो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है ये आपकी किस में आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ा क्लियर करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉस्ट ऐसी होती है जो ना फिक्स्ड में गिनी जाती है ना वेरिएबल में, वो भी देख लेते हैं हम क्या होती है। सम कॉस्ट विच आर फिक्स्ड इन नेचर बट विच इंक्रीज व्हेन द आउटपुट रीचेस सर्टेन लेवल। मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था पहली स्लाइड में कि एक लिमिट बढ़ने के बाद हमें उन लेवल्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे हमारा किराया है, देखने में लगता है हमें फिक्स्ड कॉस्ट है, बट हम मान के चलते हैं कि हमारी जो ये फैक्ट्री है इसकी कैपेसिटी 5000 यूनिट की है, तब तक ये किराया इसका बढ़ेगा नहीं। बट जब हमें 5000 के बियॉन्ड जाना है, 10,000 यूनिट की यूनिट लगानी है, तो हमें 5000 की एक यूनिट और लगानी पड़ेगी, उसका हमारा किराया और मशीन का फिक्स्ड प्राइस और लगेगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स तो है, बट एक प्रोडक्शन रेंज में फिक्स्ड है, यानी कि अगर हमारा प्रोडक्शन 1000 से लेके 5000 है तो हमारा वो फिक्स्ड है, बट 5000 के बियॉन्ड हमें कैपेसिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से जो फिक्स्ड कॉस्ट दिख रही है फिक्स्ड कॉस्ट, वो भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बेसिकली दो ही कॉस्ट है, या तो फिक्स्ड और वेरिएबल। जो हमारा प्रोडक्शन रेंज है वो हम मान के चलते हैं कि उसमें काम हो रहा है, तो वो या तो कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी या वेरिएबल रहेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ आपको समझाने मात्र के लिए दिया हुआ है, इसका न्यूमेरिकल में कोई भी काम नहीं है। न्यूमेरिकल में हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ही काम आएंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अब हम देखते हैं और परिभाषाओं की ओर। अभी तक हमने देखा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब देखते हैं यूनिट प्राइस, द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज टू द कस्टमर फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। एंड प्रोडक्ट, जो एंड कस्टमर को जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं पर यूनिट, वो उसका यूनिट प्राइस कहलाएगा। जैसे कोई प्रोडक्ट हम 15 रुपए में यूनिट बेच रहे हैं तो उसका यूनिट प्राइस हो गया 15 रुपीज, इट इज अ सेलिंग प्राइस। यूनिट प्राइस से हमें अंडरस्टूड है कि ये सेलिंग प्राइस है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स एंड वेरिएबल यूनिट कॉस्ट, यानी एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स जितनी हमें एक्सपेक्टेड है यूनिट सेल्स इनटू वेरिएबल यूनिट कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया आपका, जितनी क्वांटिटी हमने बेची इनटू वेरिएबल यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, द सम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखेंगे आगे, तो उसमें ये बताया गया कि फॉर एग्जांपल 15,000 फिक्स्ड कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें जितना आपने प्रोडक्ट बेचा इनटू उसकी वेरिएबल यूनिट कॉस्ट। जैसे अगर आपने समझो से फॉर एग्जांपल हमने 7.5 रुपए से 2000 यूनिट बेची, तो 7.5 इंटू 2000, 15,000 हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट और 15,000 फिक्स कॉस्ट, यानी दोनों मिला के कितनी हो गई, 30,000। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 30,000। पर आगे हम देखते हैं और एक और परिभाषाओं से हम देखते हैं कि सेल्स में इसका क्या वैल्यू है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। पिछली स्लाइड में हमने देखा
कि टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स एंड यूनिट प्राइस। यानी आप देखिए कि एक्सपेक्टेड यूनिट सेल्स कितनी है। फॉर सपोज अगर हम 5000 यूनिट बेच रहे हैं और उसकी एक की यूनिट प्राइस 15 रुपये है, तो 15 इंटू 5000 हो गया कितना? 75,000 रुपये। ठीक है, तो 75,000 हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। अच्छा, ये जो टोटल रेवेन्यू है, अगर इसमें से मैं टोटल कॉस्ट माइनस कर दूं तो जो मार्जिन आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ चुकी हैं, और टोटल रेवेन्यू हमारा जो प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आना है वो क्या हो जाएगा? द मॉनिटरी गेन रिजल्टिंग फ्रॉम रेवेन्यूज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल एसोसिएटेड कॉस्ट। यानी जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू आया है, यूनिट सेल्स यानी कितनी बेची इनटू यूनिट प्राइस यानी कितनी रेट पर बेची, इससे आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, माइनस टोटल कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, और जोड़ देंगे उसके अंदर हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से आएगी? जो भी आपकी लेबर में और मटेरियल में कॉस्टिंग लगी है पर यूनिट प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स कॉस्ट, वो हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ये माइनस हो रहा है किस में से? टोटल रेवेन्यू में से। तो अगर टोटल रेवेन्यू बड़ा है, टोटल कॉस्ट छोटी है, तो प्रॉफिट होगा। अगर टोटल रेवेन्यू छोटा है और टोटल कॉस्ट बड़ी है तो लॉस होगा। और अगर दोनों बराबर हैं तो ब्रेक इवन, यानी वो क्वांटिटी निकलेगी जहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन को हम देख रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी तक के एनालिसिस से बहुत बढ़िया परिभाषा निकल के आ रही है ब्रेक इवन पॉइंट की, कि द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट ऑफ 0। ठीक है, अभी हमने पिछली स्लाइड में ही देखा था कि जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 होता है, वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हमारी टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा टोटल रेवेन्यू यानी हमारी सेल्स कम है और टोटल कॉस्ट हमारा ज़्यादा है यानी लागत ज़्यादा है और सेल्स कम है तो लॉस होगा। बट जिस पॉइंट पर ये दोनों बराबर होंगे वो पॉइंट कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो क्वांटिटी, वो मात्रा जो है वो कहलाएगी ब्रेक इवन पॉइंट की मात्रा यूनिट्स के अंदर, कि कितनी यूनिट्स बेची, और उन यूनिट्स को, नंबर ऑफ यूनिट्स को जब हम गुणा कर देंगे सेलिंग प्राइस से तो आ जाएंगी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, ऐसे में उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम आगे देख रहे हैं जो दो फॉर्मूले। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? कुछ भी नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल यूनिट कॉस्ट प्राइस। यानी जो अपॉन में आ रहा है वो क्या है? जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं वो, और जिस प्राइस पे हम बना रहे हैं वो, उसका डिफरेंस यानी मार्जिन। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को मार्जिन से डिवाइड कर दूं तो वो क्वांटिटी आ जाएगी जो मुझे फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए चाहिए। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस क्या है? यहाँ जो फॉर्मूले में आपको दिख रहा है वो इस प्रकार है कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल यूनिट कॉस्ट। तो ये तो क्या आ जाएगी? यूनिट्स आ जाएंगी इससे ब्रेक इवन पॉइंट की, और इसको जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आ जाएगा। ये ग्राफ से क्लियर होगा, आगे एक ग्राफ आएगा उसमें मैं क्लियरली समझा दूंगा। अब इस ग्राफ में हम देखते हैं, इस ग्राफ में हमें एक प्रश्न दे रखा है ब्रेक इवन एनालिसिस का, ग्राफिक मेथड और एनालिसिस से हम देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन क्या है, नीचे ग्राफ के नीचे देखिए गिवन लिखा हुआ है। गिवन है यूनिट सेलिंग प्राइस ₹15, फिक्स्ड कॉस्ट ₹15,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹7.5 प्रति यूनिट। ये क्या चीज़ है? यूनिट सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आप पेप्सी कोला की लाइक एक बॉटल है जिसकी यूनिट सेलिंग प्राइस 15 रुपये है, और उसको बनाने में जो खर्चा आता है यानी उसका मटेरियल कॉस्ट जो लगता है वो, और लेबर कॉस्ट वो जो है ₹7.5 लगता है प्रति यूनिट।
और उस मशीन को उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए जो मशीनरी की आवश्यकता है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, यानी वहाँ का जो किराया है, मशीनरी है, वो किराया मान लो 15,000 रुपये। तो ये प्रॉब्लम इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। तो क्या हुआ इसमें फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है 15 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट क्या है 7.5 रुपये। यानी एक अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही हमारा खर्चा होता तो हमारा मार्जिन प्रॉफिट कितना होता 7.5 रुपये का। ठीक है, अब ये जो 7.5 रुपये नफा है हमारा प्रति यूनिट, ये एक यूनिट पे 7.5 रुपये, यानी मेरे को ऐसी कितनी यूनिट बेचनी पड़ेंगी कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 15,000 है वो निकल जाए। तो मुझे क्या करना होगा, 15,000 को भाग देना होगा मार्जिन से। मार्जिन कितना है 15 माइनस 7.5, 15,000 डिवाइड बाय 15 माइनस 7.5 यानी 2,000 यूनिट। 2,000 यूनिट हो गया। ग्राफ में देखिए ब्रेक इवन पॉइंट, ये 2,000 यूनिट ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरी टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू क्या है, यूनिट सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है 15 रुपए, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितनी है 2,000, 15 इंटू 2,000 कितना आया 30,000, यानी मेरा टोटल रेवेन्यू भी 30,000 है। अब टोटल कॉस्ट देखते हैं, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 15,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 7.5 रुपये प्रति यूनिट इंटू 2,000 यूनिट। 7.5 इंटू 2,000 15,000, 15,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, 15,000 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो 30,000। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर आते हैं। ये वो पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। ग्राफ में आप देखिए, जब जब ये कंपनी 2,000 यूनिट से ज़्यादा बेचेगी तो ये प्रॉफिट में रहेगी। वो ग्रीन वाला एरिया वो प्रॉफिट एरिया है, यानी 2,500 यूनिट, 3,000 यूनिट, 3,500 यूनिट अगर ये बेच रही है तो ये अपना जो फिक्स्ड खर्चा है, वो भी हो सकता है महीने का हो या साल का हो, अज्यूम कर सकते हैं आप कुछ भी। तो अगर उतना ये महीने का खर्चा है तो 15,000 महीने का खर्चा निकालने के लिए उसको 2,000 यूनिट महीने में बेचनी पड़ेंगी, तब वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा। अगर वो महीने की 3,000 यूनिट बेचता है तब उसे प्रॉफिट आना शुरू होगा। अगर वो 2,000 यूनिट से कम बेचता है तो वो लॉस में रहेगा, यानी 1,500 यूनिट 1,000 यूनिट बेचने में वो लॉस में रहेगा। ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया ग्राफ है, जिससे ये हम समझ सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट का यूज क्या है। इसके बियॉन्ड प्रॉफिट है और इससे पहले लॉस है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। तो पिछले एग्जाम्पल से हमें समझ में आया कि ब्रेक इवन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो यहाँ फॉर्मूला निकल के सामने आ रहा है, वो क्या है, ब्रेक इवन इन यूनिट्स, यानी कितनी यूनिट मुझे बेचनी है। वो कैसे निकलेंगी, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या है कि मुझे हर यूनिट बेचने पे कितना मुनाफा हो रहा है, वो कंट्रीब्यूशन है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को इस मार्जिन से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी जो मुझे बेचनी है, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ जाए। ब्रेक इवन के बियॉन्ड जो भी सेल्स होंगी वो सब प्रॉफिट जनरेट करेंगी, उससे कम सेल्स हैं तो लॉस होगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की परिभाषा क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान दें कि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही प्रति यूनिट दे रखी होंगी, तो ब्रेक इवन जो आएगा वो भी यूनिट्स में आएगा। अब हम देखते हैं ब्रेक इवन को वैल्यू में कैसे निकाला जाए, यानी रुपीज में कैसे निकालें। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ब्रेक इवन इन वैल्यू, जो भी हमारी ब्रेक इवन पॉइंट में यूनिट्स में आई है पिछले एग्जांपल से कैलकुलेट करके, उससे सीधा सीधा अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। यानी हमारे एग्जांपल में जो 2,000 यूनिट्स थे वो थे ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स, उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जैसे हमने 15 रुपए की प्राइस पे सेल किया, सेलिंग प्राइस 15 इंटू 2,000 30,000, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया इन वैल्यू यानी इन रुपीज। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए बहुत अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के लिंक के नीचे दे सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।
Happy learning.